नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो करंट अफेयर को लेके काफ़ी ज़्यादा असमंजस होता है सभी में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में एक यहाँ पे मैगजीन रिलीज हुआ है, काफ़ी बेहतर सा मैगजीन है ये। और अभी अभी ये मैगजीन आया है मार्केट में, यूथ कंपटीशन टाइम्स का मैगजीन है। 2023-24 के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर का कुछ कलेक्शन है। और ये जो है करंट अफेयर किसके लिए उपयोग होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। चाहे आप 69 प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं, सीडीपीओ अब की बार तो कंबाइंड ही हो जा रहा है, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, डीएलआरएस हो गया, आपका पटना हाई कोर्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, बिहार विधान परिषद का कोई एग्जाम हो गया, बिहार विधान परिषद में जो सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम अभी होने वाला है। तो इन सब एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मैगजीन बनाया गया है। और इस मैगजीन की बात करें तो यहाँ पे जो है 1 नवंबर 2022 से लेके और लेटेस्ट इसी महीने में 4 अगस्त 2023 तक आपको अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो नवंबर से लेके आपका लगभग अगस्त तक, यानी 4 अगस्त तक अपडेट किया गया है। वैसे में बेहतरीन मैगजीन है। इसमें यदि कलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें बिहार का बजट 2023-24 आर्थिक सर्वे भी इसमें रखा गया है। तो एक वस्तुनिष्ठ ये प्रश्नों का कलेक्शन है। और जो भी प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न आए हैं, सबसे पहले इसको रखा गया है और इसके बाद टॉपिक वाइज यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है। इस मैगजीन का रिव्यू करने के बाद मैं आप सबके समकक्ष ये मैगजीन लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखिए, हाल फिलहाल जो भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे बिहार टीचर होने वाला है आपका, बीपीएससी होने वाला है, ये जो भी अपकमिंग एग्जाम है बिहार में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है मैगजीन। और यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस जो है बनते हैं। देखिए, करंट अफेयर की जहाँ तक बात किया जाए, आप किसी एक सोर्स पे जो है निर्भर नहीं रह सकते हैं। ऐसे में जो है आपको मल्टीपल सोर्स जो है आपको पढ़ना चाहिए। और वैसे में एक बेहतरीन सोर्स है आपके लिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इस मैगजीन का है कि विगत वर्ष में जो बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, उसका एक कलेक्शन है। ये देखिए, पेज नंबर 3 से 18 तक। और इस प्रश्न को देखेंगे और इसके नेचर को समझने का कोशिश करेंगे कि प्रश्न जो है किस नेचर के अब बनाए जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि पहले से आखिर क्या चेंजेज हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीपीएससी में जो है 60 बीपीएससी अगर 67 की बात करेंगे तो 67 में बीपीएससी में आप देखेंगे तो लगभग जो है अप्रॉक्स 6 लाख के करीब में फॉर्म भरे गए थे। और अभी देखेंगे तो 2 के अप्रॉक्स। तो ऐसा क्या हुआ कि फॉर्म जो है का संख्या इतना कम हो गया, ये आपको हम यहाँ पे दिखाने का प्रश्न करेंगे। स्पेशली अगर बीपीएससी का बात करें तो बीपीएससी की बात करें तो पिछले 3 साल से 30 क्वेश्चन का ट्रेंड है। 30 प्रश्न आपके हर एक साल जो है पूछे जाते हैं। वैसे में 30 प्रश्न में यदि आप 25 प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा होगा और आपके प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद कर सकता है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ पे, चर्चित व्यक्ति। तो चर्चित व्यक्ति से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, ये आपको नवंबर से लेके अगस्त तक ये देखेंगे। चर्चित स्थल देख लेंगे बिहार का, सम्मेलन हो गया, समारोह हो गया और महोत्सव नेक्स्ट टॉपिक है। सारा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेहतरीन सा कलेक्शन है। पुरस्कार और सम्मान है आपका 34 से 40 तक। आर्थिक परिदृश्य हो गया, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है अभी दिखाएंगे आपको कि पिछले एग्जाम में भी आपको पूछा गया था। बजट और आर्थिक समीक्षा हो गया। नेक्स्ट आपको योजना और परियोजना हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है रिपोर्ट और सूचकांक। अगला टॉपिक है आपका विज्ञान और पर्यावरण, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऐप और पोर्टल। अगला है प्रसिद्ध जो है पुस्तकें। और नेक्स्ट है आपको अभियान, जो भी अभियान हुए हैं, खेल से रिलेटेड प्रश्न है। और कुछ जो है मिसलेनियस। तो लगभग ये प्रश्न माने 80 पेज का मैगजीन है, लेकिन आपको एक बेहतरीन जो है नॉलेज प्रदान करने का प्रयास जो इसके द्वारा किया गया है। तो आइए सबसे पहले बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। विगत प्रश्न में बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसी को हम लोग देखते हैं। तभी लेटेस्ट जो एग्जाम आपका हुआ बीपीएससी 68, ठीक है, इसी वर्ष उसका आयोजन किया गया था। वैसे में उसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अच्छा, इस चैनल पे इसके अलावा आप सभी के लिए बीपीएससी के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज कराया जाता है। साथ साथ बीपीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है और भी एग्जाम है, जैसे आरओ है आपका, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, सबके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। और ये सब प्रोग्राम जितना भी इस चैनल पे किया जा रहा है सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, टेलीग्राम ग्रुप है। और इन सब के माध्यम से आपको बेहतर बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, मार्केट में जो भी बेहतर कंटेंट है। और हमारा प्रयास रहता है कि आपके एग्जाम में हम जो है कितना अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएँ। वैसे में लेके बहुत सारा काम यहाँ पे
समय समय पे जो है किया गया है और आगे किया जाएगा। ठीक है, तो इस आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, चाहे कोई भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम देने वाला है वो इसके लिए काफ़ी जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल पे जो भी कंटेंट कराया जाता है उससे रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले प्रश्न को देखेंगे और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, काफ़ी आराम आराम से देखेंगे, प्रश्न के नेचर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पूछा हुआ है, एट व्हाट परसेंटेज हैज़ बिहार रजिस्टर्ड द लोएस्ट फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द ईयर 2020 टू 2022। यानी वर्ष जो है 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पे बिहार में दर्ज की गई, ये प्रश्न पूछा गया था। अभी देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है आप हल्के फुल्के कोई मैगजीन पढ़ेंगे तो वहां पे जनरली देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि करंट के लिए जितना आपके पास रिसोर्सेज होगा। अच्छा, ये लेक्चर सीरीज जैसे कंप्लीट होगा तो कुछ आपको हम सजेशन भी करेंगे कि आप ये जो है मैगजीन अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, देखिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था यहाँ पे ऑप्शन आपका बी, 4% जो है ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। प्रश्न में यही पूछा गया था आपको कि 20-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज है। तो ये आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो मात्र 4% महिला जो है कार्यबल में जो है इनका वर्क पैलेस पे इनका योगदान रहा, जबकि शहरी क्षेत्र में भी मात्र 6.5, और ये डाटा कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। 2020-22 के दौरान जो है बिहार राज्य में सबसे कम महिला कार्यबल की भागीदारी 4% तक ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% तक शहरी क्षेत्रों में रही। रोजगार के अधिकांश अवसर अभी भी प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा ही दिया जा रहा है। देखिए, सबसे कीवर्ड यही है, बिहार में जो है रोजगार अधिकांश किस में मिलता है, प्राथमिक सेक्टर में। अब आपको पता है कि प्राथमिक सेक्टर में क्या है, जैसे कृषि है आपका, वानिकी है, मछली पकड़ने का उद्योग है, और इसी सब में जो है 66.8% महिला कार्यरत है। तो वैसे भी जो है ये डाटा आपको इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर ये 4% के डाटा को बढ़ाना है, ये 6.5 के डाटा को बढ़ाना है, तो महिलाओं को जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जब तक वो नहीं लगेंगी, ठीक है, तब तक ये डाटा आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। और मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि लगभग 66.5 यानी अप्रॉक्स मान ले 70% तक महिला जो है इन्हीं सेक्टर में है। कृषि कार्य में संलग्न है, वानिकी में, बनने में है, मछली पकड़ने का उद्योग हो गया, यानी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जो डायरेक्टली हम लोग को नेचर से मिलता है उसी से संलग्न है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जो है नेशनल फैमिली सर्वे रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन द November 24, 2021, there has been a significant improvement in the sex ratio of Bihar. It has increased for, देखिए काफी चर्चा में रहा था ये पूछा जा रहा है कि 20 जो है 2016 टू 2022 आपको, और 2020 से 2022 तक। सिंपल से कहने का मतलब यह है, आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 को एक रिपोर्ट लाया गया। ठीक है, परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है, और ये चर्चा में रहा था। वैसे में एक प्रश्न यहाँ पे बनता था, और इसमें पूछा गया कि 2015-16 से कंपेयर में 2020-21 में क्या डाटा बढ़ के हुआ है। तो सबसे पहली बात कि 2015-16 में क्या स्थिति था, और दूसरा 2020-22 में। इससे पहले आप 2011 का रिपोर्ट पढ़े होंगे, वहाँ पे बिहार का अगर यहाँ पे लिंगानुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे, तो कितना था आपका 918, 1000। लेकिन इसमें काफ़ी जो है वृद्धि देखने को मिली है। अभी जो आपका नया जो सेंसस का रिपोर्ट आएगा तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि काफ़ी जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इसका सही आपका आंसर था यहाँ पे ऑप्शन बी। 2000 जो है 15-16 में ये डाटा कितना था, 1000 आपको 62, और अभी बढ़ के कितना हो गया, 1000 आपको 90। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यानी 1090 कहने का क्या तात्पर्य है, 1090 फीमेल और 1000 पुरुष, यानी 1000 मेल हो गए और 1090 फीमेल। ये सेक्स रेशियो काफ़ी जो है देखने को ज़्यादा मिला। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अभी भारत में जो है किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे कम है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं
और वो डाटा भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था, काफी बेहतरीन प्रश्न। और ये देखिए कहाँ से पूछा गया था, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जो रिपोर्ट था। ये जो रिपोर्टें प्रकाशित होती रहती हैं और मान लीजिए बिहार के संदर्भ में है तो जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए, और जब कुछ आश्चर्यचकित करने वाली हो तो जरूर ही पढ़ लेना चाहिए। और ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। 2015-16 में देखेंगे तो 1062 और 2020-21 में ये डाटा 1090 हो गया। बिहार में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की बात करेंगे तो जहां केवल 982 है, वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो ये 1111 है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 15 से 49 आयु वर्ग के महिलाओं की साक्षरता दर केवल जो है 55% है, जो चिंता का कारण जो है बना हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न के अलावा कुछ और आपको डाटा मिला। पहली बात तो ये जो परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट था, इसके द्वारा बताया गया कि 15-16 में कितना था, 1062 था, और 2020-22 तक कितना हो गया, 1090 हो गया। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात आपको क्या बताया जा रहा है, 982, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में उसकी अपेक्षा ज्यादा दिखाया जा रहा है। 15 से 49 वर्ष के जो महिलाएं हैं, इनमें शिक्षा की बात की जाए, साक्षरता की बात की जाए तो ये मात्र 55% है। ठीक है, आगे देखिए 2011 का सेंसस आप देखेंगे तो महिला साक्षरता दर ओवरऑल आपको 51 के करीब में दिखेगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अभी हम लोग जितना प्रश्न देख रहे हैं सारा आपको बीपीएससी 68 एग्जाम में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एफडीआई इक्विटी फॉल ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर 2022। यानी अप्रैल से सितंबर 2022 में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया। ध्यान देंगे प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि ओवरऑल कौन सा राज्य सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया, आपसे पूछा गया है कि अप्रैल से सितंबर 2022 में कौन राज्य जो है प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसका बात करेंगे तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, कर्नाटक बन जाएगा। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में जो है कर्नाटक राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है, और इस राज्य ने 38% एफडीआई प्राप्त किया है। इसके बाद 26% के साथ महाराष्ट्र और 14% के साथ दिल्ली का स्थान है। भारत के शीर्ष निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ जो है सबसे पहले स्थान पे है, वहीं देखेंगे तो 18% अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे है। अब देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में निवेशक अगर कौन है, इसमें शीर्ष निवेशक में नाम किसका आएगा, तो सिंगापुर का आएगा, फिर आपको अमेरिका का आएगा। ठीक है, खैर सारा डाटा हम अपडेट करके भी आपको बताएंगे। अभी के लिए अपडेटेड ही है मैगजीन। ठीक है, फिर भी इसमें अगर कोई मान लीजिए इनकरेक्ट डाटा होता है तो हम आगे चल के करेक्ट जो है कर देंगे। ठीक है, तो इतनी बात जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्या पूछा हुआ था आपको, प्रत्येक जो है विदेशी निवेश से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था ये। भारत का व्यापार संतुलन जो है माल और सेवा दिसंबर 2022 के लिए, ये थोड़ा सा टिपिकल था। ठीक है, द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया फॉर दिसंबर जो है दिसंबर 2022 अप्रॉक्स कितना रहा। ठीक है, तो भारत का व्यापार संतुलन की बात की जा रही है। अभी तक जो भी हम लोग प्रश्न देखे हैं सारा जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको जो है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी 68 का ही प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, -11.98 अरब जो है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये इसका सही उत्तर था। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2022 में जो है भारत के समग्र आयात जो है 73.80 अमेरिकी डॉलर था, जबकि निर्यात जो है कितना 61.82 अमेरिकी डॉलर। अतः भारत में देखेंगे तो आयात क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, निर्यात क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जाहिर सा बात है, और ये डाटा तो लगभग आपको निगेटिव ही देखने को मिलता है। तो वैसे में आयात आप दूसरे देश से सामान जो है अधिक पैसे का खरीद रहे हैं, यहाँ से कम पैसों का आपको जो है अर्निंग हो रहा है, तो ऐसे में निगेटिव डाटा ही बनेगा। तो ये जो व्यापार संतुलन है यहाँ पे जो है
ये जो डाटा बनेगा क्या आ जाएगा, निगेटिव में बनेगा। 11.98 देख सकते हैं। 73 जो है 0.80, 73.80 क्या है, आयात है। निर्यात कितना है, 68.82। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 2 गया, 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 9 में से 8 गया, कितना ये 7 हो गया। 17 में से 8 गया, यहाँ पे 9 हो गया। और ये हो गया 2 में से 1, 1 और ये 1, 11.98 आ गया। अब देखिए ये डाटा अगर आपको पता रहता कि भारत का समग्र जो है आयात कितना हुआ है 2022 तक दिसंबर, और निर्यात कितना हुआ है, तो अगर ये भी याद होता तब भी आप निकाल देते। तो व्यापार संतुलन आपको इसी से पता चलता है। तो ये हो गया आपको निगेटिव में 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो काफ़ी ध्यान से अगर देखते तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी में जो है प्लस में दिया हुआ था, ये तो पॉसिबल था नहीं। ठीक है, अब मोर देन वन तो हो नहीं सकता है ऐसे प्रश्न में। ठीक है, एक से अधिक आंसर तो बनता नहीं, तो लॉजिकली आपको इसको भी आप क्या कर देते, इनकरेक्ट कर देते। अब यहाँ पे ऑप्शन ई या बी में कोई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप कैसे पता लगाते, दोनों निगेटिव में था। 11.98 है, 10.50 है। यदि आपको पता होता तो आप ए बी में आंसर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो ये अच्छा प्रश्न था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको बीपीएससी 68 का ही है। द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, और ये भारत में काफ़ी जगह स्थापित हो रहा है। वैसे बिहार में जो है किस स्थान पे बनाया गया, यह स्थान का जिला नहीं पूछा गया, किस स्थान पे बनाया गया। ठीक है, और इसका जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, कदीराबाद जो है दरभंगा। तो आप ध्यान देंगे इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, जिला नहीं पूछा गया है, स्थान पूछा गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ भी लिखा है दिलवरपुर, दरभंगा, जमालपुर। ठीक है, तो ये मोर देन वन तो यहाँ पे हो नहीं सकता था। खैर ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए स्पष्टता से लिखा हुआ है दरभंगा जिले का जो है कादिराबाद के तालाब पे बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर जो है प्लांट चालू हो गया है। और इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जो है जनरेट हो रही है। ये भी बात याद रखेंगे, ये फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है इससे कितने मेगावाट का, 1.6 मेगावाट का बिजली जो है यहाँ पे बन रही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन अवार्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन अगस्त 2022। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, देखिए हम लोग प्रश्न तो देख रहे हैं, एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये प्रश्न कब का बना है, अगस्त 2022 का। एग्जाम कब हुआ था आपका, फरवरी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगस्त है, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, और फरवरी में आपका एग्जाम हुआ। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लास्ट का जो 6 महीना होता है आप देखेंगे तो बहुत सारा करंट अफेयर यहीं से दिख रहा है, और इससे पिछले का 6 महीना वहां से भी पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खैर अगस्त 2022 में किसे सम्मानित किया गया था, ये थोड़ा सा आसान प्रश्न था। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे सही आंसर देखेंगे तो यहाँ पे है कि मिथिला मखाना है, बिहार का एप्लिक वर्क है, बिहार में सिक्की घास का उत्पाद है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिथिला मखाना को दिया गया था। ये भी 68 बीपीएससी का पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। देखिए अगस्त 2022 की घटना है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। सरकार के इस कदम से मिथिला के मखाने उत्पादकों में एक नई पहचान के साथ साथ उनके उत्पादों का सही मूल्य भी अब क्या होगा, प्राप्त होगा। अब बिहार में देखेंगे तो कौन कौन सी जो है वस्तुओं का भी आपको जीआई टैग है, तो ध्यान देंगे। पान हो गया, मखान, मछ यानी मछली, ये मिथिला का 3 जो है प्रतिष्ठित पहचान है। देखिए ये अभी हम लिस्ट बताएंगे, ये मिथिला के पान को नहीं मिला हुआ है। ये मिथिला में 3 चीज फेमस है, एक आपको पान, एक है माखन और एक है मछ यानी मछली। मखाने में आपको मखाने से रिलेटेड कुछ बातें आपको जान लेना चाहिए कि मखाने में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। और देख लेते हैं कि बिहार में जीआई टैग जो है किनको किनको प्राप्त है। तो नंबर 1 देखिए, भागलपुर का जर्दालू आम हो गया। ठीक है, कतरनी चावल हो गया। ठीक है, ये शायद पश्चिमी चंपारण का कतरनी चावल है। मगही पान हो गया आपका, शाही लीची हो गया, सिलाव खाजा हो गया, मधुबनी चित्रकला हो गया, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट हो गया, और भागलपुरी सिल्क को 2022 में और मरचा धान को 2023 में।
तो ये जो मरचा धान है, ठीक है, इसको 2023 में दिया गया है, अभी नया नया, ठीक है। भागलपुरी सिल्क को 2022 में, सिक्की ग्रास हैंडक्राफ्ट को, उससे पहले मधुबनी चित्रकला, सिलाओ का खाजा, शाही लीची हो गया मुजफ्फरपुर का, मगही पान हो गया, और कतरनी आपको चावल हो गया। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पे, आप लोग बताएंगे कहाँ के मगही पान को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसे करके लिस्ट में अगर देखेंगे तो टोटल कितना है यहाँ पे, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे टोटल 9 चीजों को जो है जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2022। निम्नलिखित में से किसे जो है वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। अब 2022 में थोड़ा सा प्रश्न पे अगर ध्यान देंगे तो देखिए, प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपको आंसर नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अभी हम 67 का भी आपको प्रश्न दिखाएंगे, आपको पता चलेगा कि आखिर अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपको बेहतर जो है यहाँ पे हम एनालिसिस करके बताएंगे। यहाँ पे सीधे फोकस किया है कि वर्ष 2022 में, यानी 2022 में जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया वही आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि बिहार के किस को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन पे, पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, 68 बीपीएससी का ही है। नालंदा में जो है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल को, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहला है नालंदा में नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल। दूसरा देखिए, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। तीसरा है बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। चूंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था, वर्ष 2022 में किसे दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना था। यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है। 2022 में बिहार के किसी भी स्थल को विश्व के यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, एक डाटा इसमें था जो लंगट सिंह कॉलेज वाली बात थी, ये जो जानकारी गलत थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये भी ऑप्शन करके जो है चले आए होंगे। ठीक है, अब कुछ जो है लोकल मैगजीन जो है कुछ कुछ डाटा गलत भी छाप देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गंगा जल जो है आपूर्ति योजना वाज इनग्रोटेड बाय द है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन द नवंबर 28, 2022 एट विच पैलेस। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया था। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा आसान था कि गंगा के जल को जो है दूसरे जगह से ये पहुंचाने का जो है प्रयास किया गया था। ठीक है, और ये आंसर जो है मैक्सिमम लोग सही किए होंगे। ठीक है, लगभग जो है सब मैगजीन में ये देखने को मिला था। लेकिन इनिशियल का प्रश्न आप लोग देखेंगे तो जनरल मैगजीन में आपको देखने को कुछ प्रश्न नहीं मिले होंगे। ये तो हो जाएगा गया, बोध गया। ठीक है, और ये देखिए परियोजना आपका था 28 नवंबर 2022 को नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति के तहत बोध गया में उद्घाटन किया, जबकि इस योजना के तहत 27 नवंबर 2022 को राजगीर में उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की। ठीक है, अब देखिए 2022 में घटना घटित हो रही है, अब भारत अपना जो है धीरे धीरे बदल रहा है। देखिए क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसोसिएशन बोर्ड जो है डिक्लेयर इक्वल पे ऑफ मेन एंड वुमेन प्लेयर्स इन द अक्टूबर 2022। ठीक है, तो अब देखिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन था या बिहार था, भारतीय क्रिकेट बोर्ड था, तो ये मैक्सिमम लोग सही किए होंगे। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, जो है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है इसके द्वारा घोषणा किया गया। पहले जो है आप देखेंगे तो महिलाओं और पुरुष खिलाड़ी में जो है यहाँ पे वेतन में जो है समानता नहीं थी, पुरुषों को जो है ज्यादा वेतन दिया जाता था। ठीक है, इनिशियल में तो स्थिति और भयावह थी, आप सभी को पता ही होगा। खैर, तो ये प्रश्न थोड़ा सा आसान था, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया था। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न था देखिए, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था।
द अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली इन द लास्ट 10 ईयर। ये कह रहा है अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द बिहार वाज जस्ट परसेंटेज विच हैज इंक्रीज टू परसेंटेज एट। देखिए पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़ के वर्तमान में कितना हो गया। अब बताना है, देखिए सबसे पहली बात थी 2011 में, अगर 2011 का आपको डाटा पता है कि बिहार का शहरीकरण, ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक मैप का बिहार स्पेशल का वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो मैप के माध्यम से बिहार स्पेशल समझने की कोशिश किए हैं, साथ साथ उसमें ज्योग्राफी का भी लेक्चर इंक्लूड किया गया है डाटा वाला, दृष्टि के मैगजीन से, तो जाके आप देख सकते हैं। पहले मैप वाला वीडियो आप जरूर देख लेंगे, उससे लगभग आपका बिहार स्पेशल कैप्चर हो जाएगा, और फिर उससे करंट से भी आपको अपडेट किया गया है आगे लेक्चर में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बताइए कि बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या था और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, देखिए तो इसका जो है सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2011 में 11.3 था, ये तो सबको डाटा पता होगा। ठीक है, अब ये अगर आपको डाटा पता था तो आप जो है ये गेस भी कर सकते थे, चूंकि अदर ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते थे। खैर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11.3, और ये बढ़ के जो है शहरीकरण कितना हो गया है 15.3 हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण का स्तर क्या था, 11.3 था। ठीक है, और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो 21-22 था। ठीक है, अभी हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण जो है 22-23 भी देखेंगे, इसी सीरीज में हम लोग देखेंगे 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण। और वर्तमान में बिहार का शहरीकरण का प्रतिशत कितना है, 15.3 है। ठीक है, तभी हम लोग देखेंगे 22-23 में क्या कोई चेंजेज आया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, विच ऑफ फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द युवा 2.0। युवा 2.0 स्कीम निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। तो ये आसान सा प्रश्न था, बहुत सारे मैगजीन में छपा हुआ था कि युवा 2.0 जो है किस मंत्रालय का स्कीम था ये। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा, ये जो है आपको एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का ये जो है स्कीम था। तो देखिए बीपीएससी में अभी क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो कहीं कहीं जो है आपको हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल का भी रिक्वायरमेंट है, और कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल का, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए 2 अक्टूबर 2022 की बात है, शिक्षा मंत्रालय की भारत सरकार ने युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था, और इसके तहत युवा लेखकों को विभिन्न विषयों पर लिखने का मौका देने के लिए मेंटोर जो है सिप योजना चलाई जा रही है। इसमें चयनित होने वाले युवा लेखकों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह कितना 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जो भी लोग चयनित होंगे, और इस योजना में 30 वर्ष तक के युवा ही हिस्सा ले पाएंगे। तो लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है योजना आपको लेके आया गया था। ठीक है, अगला देखिए, चूंकि नाम ही है युवा 2.0। ठीक है, अगला देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन द नवंबर 2022 विथ फील्ड ऑफ जो है वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री हाउ मेनी लैंग्वेजेज। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है। तो ये जो है कितना का पूरा किया गया था, 576 का। ये भी थोड़ा चर्चा में था, ये भी आपका 68 का ही प्रश्न है। देखिए बात है नवंबर 2022 की, देश के 576 भाषा को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी परियोजना है जो मातृभाषाओं का सर्वेक्षण करती है, जो 2 या अधिक जनगणना के दशकों में लगातार कराई जाती है। ये चयनित भाषाओं तथा भाषाओं विशेषताओं का दस्तावेजीकरण है। तो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये परियोजना किया गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये भी अच्छा सा प्रश्न था, और जनरली ये मैगजीन में आपको देखने को नहीं मिला था। विच ऑफ द फ्लोइंग जो है कमिटी सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग। गैस प्राइसिंग को लेकर रिपोर्ट सबमिट किया गया, रिकमेंडिंग कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1, 2026। देखिए इसका जो है
आंसर अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृति जो है पारिक कमेटी, सॉरी किरिक जो है आपको पारिक कमेटी, यहाँ पे देख सकते हैं किरिक पारिक कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार को सौंपे गए रिपोर्ट में परंपरागत गैस क्षेत्र के लिए एक आपको आधार और अधिकतम कीमत तय करने का सुझाव देने के साथ ही जनवरी 2026 में पूर्ण मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो देखिए रिपोर्ट्स वगैरह से भी आपसे प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए आप टाइम एक्सपेंड करें लेकिन कुछ सीख के जाएं, हमारा टारगेट यही होता है। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनिए पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग लोकेशन। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पे पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा, ठीक है, कौन डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया, ये कहाँ पे किया गया, ये आसान सा प्रश्न था, काफी जो है चर्चा में रहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ईटानगर। ठीक है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री के द्वारा देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया। विच एनिमल हैज बीन अप्रूव्ड एज द फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI इन नवंबर 2022। ठीक है, तो ये चर्चा में बहुत सारे मैगजीनों में एक खबर आपको छपा हुआ था, इसका सही आंसर था हिमालय जो है याक को जो है आपको देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा इसे खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित कर दिया गया था। तो बिल्कुल सिंपल सही जो है बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि 2022 में, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा आपको हिमालय याक को क्या किया गया था, खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया। हिमालय याक जो है भारत के हिमालय क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू और कश्मीर में ये देखने को जनरली आपको मिलते हैं। अगला देखिए, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैम्प वाज ऑर्गेनाइज रिसेंटली बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन विच ऑफ फ्लोइंग लोकेशन, ये अच्छा प्रश्न था। ठीक है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। यानी भारत का ये पहला क्या है, फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर की बात की जा रही है और किसके द्वारा आयोजन किया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे, ये आयोजन जो है श्रीनगर में किया गया था और मैक्सिमम मैगजीन में ये चर्चे में आपको देखने को मिला था। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था। अब देखिए प्रश्न हल करने का तात्पर्य यहाँ पे है क्या, कि चूंकि आप प्रश्न के नेचर को समझ सकें और आप जब भी मैगजीन पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा आप अपना ध्यान जो है केंद्रित करें, कैसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर को उद्घाटन किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच ऑफ द फ्लोइंग IITs। देखिए तो ये भी चर्चा में मैक्सिमम मैगजीन में देखने को मिला था, बहुत विशेष नहीं प्रश्न था, ये गुवाहाटी में जो है किया गया था परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पे 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन रहा और ये किस स्थान पे इसका आयोजन किया गया। सिंपल सा प्रश्न ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था और इसका सही जवाब देखेंगे तो ये आपको सुखना झील जो है चंडीगढ़ में ये जो आपको किया गया था। ठीक है, और आपको पता है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसकी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पे जो है ये कार्यक्रम आपको आयोजित की गई थी। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं 68 का प्रश्न देख रहे हैं। अगला देखिए, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था। अब देखिए जो स्पेस स्टेशन से जो भी लॉन्चेज हो रही हैं, जो भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ रहा है, वैसे में उसका नाम किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी में एक प्रश्न ये बना हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली जो है लॉन्च जो है फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइना जो है तियांगोंग स्पेस स्टेशन।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे मेंग टियन। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, ये ध्यान देंगे, चीन जो है अपने अस्थायी स्पेस स्टेशन के लिए तीसरा और अंतिम मॉड्यूल लॉन्च कर दिया। चीन के इस स्पेस स्टेशन के अंतिम मॉड्यूल का नाम आपको क्या था, यहाँ पे मेंगटियन। इसके साथ ही चीन स्पेस में अपना एक अलग जो है स्पेस स्टेशन स्थापित कर लिया गया। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है 2022 का थीम क्या था। तो आपसे थीम भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक। अब वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम पूछा गया है यहाँ पे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। ठीक है, इसका जो सही आंसर था आपका ऑप्शन ए, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, अंतरिक्ष और निरंतरता। तो आपको जो है थीम वगैरह भी पढ़ लेना चाहिए। मानव स्थिति की बेहतरी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था, अंतरिक्ष और निरंतरता। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विच ऑफ फ्लोइंग लेबोरेटरी क्लेम्ड ए हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू इन द दिसंबर जो है 2022। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको 4 दिख रहा है। इसका सही आंसर था आपका लॉरेंस जो है लिबरमोडो नेशनल जो है लेबोरेटरी। ये भी थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आपसे प्रश्न पूछ दिया गया था। ठीक है, तो कुछ प्रश्न तो आउट ऑफ बॉक्स होंगे ही, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखें। ठीक है, प्रिपेयर रहेंगे। इतिहास में पहली बार अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित लॉरेंस जो है लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने नाभिकीय संलयन में सफलता का दावा किया, जिसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अब पता है आपको 2 अभिक्रियाएं होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, विखंडन। तो नाभिकीय संलयन के लेके बात किया जा रहा है। विच ऑफ फ्लोइंग इज द कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो देखिए, बीपीएससी का नेचर आपको है फैक्चुअल पूछना, तो फैक्चुअल भी पूछेगी, कंसेप्चुअल प्रश्न भी ऐड किए गए हैं। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था। और ये मैक्सिमम मैगजीन में आपको छपा हुआ था, और इसका सही आंसर है परमा क्राइसिस। ठीक है, तो 2023 का सारा डाटा हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी बस हम प्रश्न का एक रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं किन किन क्षेत्र से और कैसे कैसे प्रश्न आपके बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया। विच ऑफ फ्लोइंग कंट्री अलॉन्ग विद द सेनेगल लॉन्च एट द इंटरनेशनल जो है ड्रॉट रेजिलाइंसेंस अलायंस ड्यूरिंग द COP27। देखिए, तो ये भी प्रश्न जो है काफी थोड़ा सा गहराई में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर था आपको स्पेन। ठीक है, स्पेन और सेनेगल जो है 30 स्पेन और सेनेगल ने 30 देशों और 20 संगठकों के नेतृत्व में 7 नवंबर 2022 को शर्मल शेख था, वहां पर जलवायु परिवर्तन लेकर सम्मेलन हो रहा था। कौन सा, COP27। इसी में अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन शुभारंभ किया, और ये गठबंधन भविष्य में सूखे के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने होने के लिए मदद करेगा। अगला प्रश्न था आपका, ये सब 68 का प्रश्न है अभी तक। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उसने अपने जो है आपको इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया। अब ये भी देखिए प्रश्न जो है कहाँ से उठाया गया है। विच ऑफ फ्लोइंग स्पेस एजेंसी अनाउंस दैट द it had successfully used steam propel to Equulis spacecraft। यानी पूछा गया कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो घोषणा की है कि जो आपका इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग। तो ये चर्चा में थोड़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न तो बनना ही था, और ये प्रश्न बना, और इसका सही आंसर था आपका जाक्सा। ठीक है, देखिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम क्या है, जाक्सा। भारत का देखेंगे आपका इसरो हो जाएगा, अमेरिका नासा हो जाएगा, वैसे ही जापान का क्या है, जाक्सा। घोषणा किया था कि आपको इक्विलिस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का, यानी किससे चलेगा, ये भाप से, स्टीम से सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। इक्विलिस 6U जो है क्यूबसैट प्रारूप का एक जो है नैनो सैटेलाइट है, जो वैज्ञानिकों के विकिरण क्षेत्र से पर्यावरण को समझने के लिए काफी मदद करने के लिए और पृथ्वी के चारों ओर प्लाज्मा का वितरण को मापने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड जो है रोबोट
लॉन्च इन अक्टूबर 2022। देखिए तो इसका सही आंसर क्या था आपका, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्टिमस। ठीक है, अक्टूबर 2022 में देखेंगे तो टेस्ला ने ऑप्टिमस नाम का जो है ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था, यानी इस रोबोट का नाम क्या रखा गया था, ऑप्टिमस। टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस इंसान जैसा कई काम करने में जो है सक्षम होगा। तभी जो भी हम लोग प्रश्न देखे सारा जो है 68 का प्रश्न देख रहे हैं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। सही है, उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह वजन कम करने का उद्योग है। ठीक है, दूसरा दिया है। नेक्स्ट दिया है कि महाराष्ट्र जो है देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। अगला है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डाटा कब का है, 21-22 का, 21-22 का आंकड़ा है। और इसमें उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश पहले चीनी उत्पादन में नंबर 1 था, महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में नंबर 1 हो गया। 21-22 में महाराष्ट्र के द्वारा 138 लाख टन, जबकि उत्तर प्रदेश के द्वारा 105 लाख टन उत्पादन किया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल के उत्पादन में उपयोग हो रहा है। इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश। बाकी हम लोग एक मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड एक टॉपिक का डाटा का यहाँ पे वीडियो डाला गया है, उत्पादन में कौन नंबर 1 है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। अगला देखिए, 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा, तो इस साधारण सा एक प्रश्न था कि आपको सिंपल बताना था कि 21-22 में राजकोषीय घाटा क्या एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, और जैसे ही आप ये पढ़े होंगे, देखिए 67 का प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर था आपका यहाँ पे 22,511 करोड़। ठीक है, ये 67 प्री का क्वेश्चन था जो आपको कैंसिल कर दिया गया था। तो बिहार राज्य का बजट देखेंगे, बिहार का बजट आप पढ़ेंगे 21-22 वाला। ठीक है, अभी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, अभी आपको पढ़ना है बजट 23-24। ठीक है, तो 23-24 हम लोग बजट पढ़ेंगे, उससे प्रश्न भी करेंगे। इसके अनुसार देखेंगे तो राजकोषीय घाटा आपको ये बताया गया था, तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना चाहिए कि राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है। ठीक है, और वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अभी जो है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है। देखिए वर्ष 2022-23 में देखेंगे तो बजट का आकार देखेंगे तो कितना है आपका यहाँ पे 2,37,000, आपको यहाँ पे 237,691.19 करोड़, यानी 2,37,691.19 लाख करोड़। ये है 22-23 का। ठीक है, ध्यान देंगे कब का है, 22-23 का। अभी डाटा हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2022-23 में था, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था, तो ये था आपको 25,885 अनुमानित था। ये राज्य का जो है सकल घरेलू उत्पाद का कितना था, 3.47 था। अभी देखेंगे 23-24 वाला, तो बिहार का बजट का आकार कितना हो गया है, ये पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2,61,885.4 करोड़ है। ये अनुमान लगाया गया कि 2023-24 में कितना अनुमान है, 2 लाख, ये बजट का एक अनुमान लगाया जाता है। वैसे में 2023-24 का डाटा ये आप लोग याद रखेंगे, 2,61,885.4। ठीक है, अब यहाँ पे राजकोषीय घाटे की जो है आपसे बात पूछी जा सकती है, अपडेट कर देंगे। खैर यहाँ पे जो भी अपडेशन है उसको पढ़ते जाएं, अपडेट भी किया गया है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा के प्रशिक्षण जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से छात्र जो है आपको ये कंप्यूटर की शिक्षा जो है प्राप्त करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन में यहाँ पे नन ऑफ द एबव है, मोर देन 1। चूंकि ऑप्शन ई में पहले ऐसे रहता था, अब की बार अनुमान है कि आपका जो है ऑप्शन जो है 4 ही बनेगा। देखिए तो इसका ऑप्शन ई सही उत्तर होता है। डिजिटल जो बिहार कार्यक्रम है आपका, इसके तहत कक्षा 6 एवं इससे ऊपर के कक्षाओं के सभी छात्र को 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राज्य शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% बढ़ाने का दिशा में एक कदम बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम था आपको, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ई बन गया। ठीक है, कक्षा 6 और उसके ऊपर की बात की गई थी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न था, ये भी 67 का आपको प्रश्न था। राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उस समय के लिए 6.8 था। ठीक है,
बाकी अभी देख लेते हैं। देखिए, ये बजट 21-22 की बात थी। सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित किया गया था, क्या? राजकोषीय घाटा। ठीक है। अभी देखिए बात करेंगे तो नेक्स्ट देखिए 22-23 में जो है राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना अनुमानित किया गया था? 6.4, उससे कुछ कम। 22-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना था? 3.8। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6 और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8। 23-24 में देखेंगे तो केंद्रीय बजट की बात की गई है। केंद्रीय बजट कितनी है आपको? तो ये देखिए, आपको 45 लाख जो है 3,097 करोड़ रुपए का व्यय जो है अनुमान लगाया गया। अब ये प्रश्न क्या था? केंद्रीय बजट से पूछा गया था, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो क्या पूछा गया? केंद्रीय बजट। ये बिहार के बजट से पूछा नहीं गया है कि 2021 के अनुसार बताया गया था कि राजकोषीय घाटा बताइए, क्योंकि ये एग्जाम कब का है? 67 का है। अब तो ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप अपडेट करके यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, बजट तो अब कितना बताया गया है आपको? देखिए यहाँ पे बजट कितना है आपको? टोटल बजट 45 आपको लाख 3,097 करोड़। खैर, बजट के लिए सेपरेट हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी बस नेचर ऑफ प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आया था यहाँ पे कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो ये 2021 की बात है। ठीक है, तो इस समय देखिए पूछा गया है कि ये बोरिस जॉनसन थे, व्लादिमीर पुतिन थे, बराक ओबामा थे, शेख हसीना। कोई नहीं था इसमें। उस समय तो कोविड के चपेट में कहा नहीं थी, तो ऑप्शन ही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई विदेशी मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं था। ठीक है, बाकी देखेंगे तो 2022 वाले में जो है विदेशी मेहमान देखेंगे। 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं हुआ था। ठीक, 2023 की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस पे मिस्र के राष्ट्रपति आपको प्रेजेंट थे, जिनका नाम था अब्देल जो है फतेह अल सीसी। ये 2023 में ये प्रेजेंट थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? यह आसान सा प्रश्न है, चूंकि ओलंपिक की बात थी और बात है स्वर्ण पदक की, और किस खेल में जीता गया था आपको पता ही है। एक और केवल एक स्वर्ण पदक जीता गया था, और ये भी जेवलिन थ्रो में जीता गया था, भाला फेंक में। आसान सा प्रश्न था। ठीक है, अब आप सभी को कुछ पता चल रहा होगा कि 67 और 68 में कुछ फर्क पता चल रहा होगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात थी, नीरज चोपड़ा, इन्हीं के द्वारा जो है 87 आपको 5-8 मीटर भाला फेंक के और यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो 1 गोल्ड जीता गया, 2 रजत और 4 कांस्य, यानी टोटल 7 पदक जीता गया। ओवरऑल भारत का स्थान उसमें 48वां था। मीराबाई चानू जो है महिला के 39 किग्रा में जो है रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक यहाँ पे शुरुआत की थी। खैर, अब देखिए ऐसा नहीं है कि टोक्यो ओलंपिक इतनी चर्चा वाली विषय है, हो सकता है फिर से प्रश्न कुछ बना दिया जाए। जो बहुत घटना चर्चा में रहता है वहां से प्रश्न जो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22 कितना था? परसेंट ऑफ द स्टेट जीडीपी का, यानी 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा का राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? यह आसान सा प्रश्न था। इसका सही आंसर था आपका 2.97। अब ये तो थोड़ा आउटडेटेड हो गया, ये आपको बीपीएससी सीडीपीओ का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा आपको 2.97 था। ठीक है, 2023-24 में देखेंगे तो बिहार का जो है कुल, अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, 2,61,885। ठीक है, 0.4 जो है करोड़ रुपए की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया आपसे कि बिहार के राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? यहाँ पे दो बातें पूछी जा सकती थी, आपको डाटा भी पूछा जा सकता था कि कितना रुपया था। ठीक है, या प्रतिशत भी पूछा जा सकता था। तो डाटा में यदि पूछा जाता तो देखिए डाटा में भी यहाँ पे जवाब आपको लिखा हुआ था। ठीक है, 22,000 जो है 511 और ऐसे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न और हम यहाँ देखेंगे। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 एक खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? अब यहाँ ये खेल से प्रश्न आपका हुआ। ठीक है, तो इसमें यूएस ओपन मेंस सिंगल की बात है। अब 4 तरह का ग्रैंड स्लैम होता है आपको, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच हो गया, एसटीआई हो गया। तो वैसे कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, पुरुष का पूछा है, हो सकता है महिला का पूछा जाए, एकल का पूछा है, डबल का भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आप लोग जो है आपको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनाए जाने के चांस है। उस समय के लिए सही आंसर था डेनियल मेदवेव थे ये। ठीक है, डेनियल मेदवेव आपको पता ही है, रूस के खिलाड़ी है ये। ठीक है, और यूएस ओपन में ग्रैंड स्लैम जो है सर्बिया के नागरिक, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, नाम क्या है इनका? नोवाक जोकोविच। यही जो है डेनियल मेदवेव को हरा के ये जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे
आपको सर्बिया के नागरिक और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो नोवाक जोकोविच को हराकर डेनियल मेदवेदेव जो है के द्वारा जीता गया था आपको यूएस ओपन। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव इनको हराए थे। महिला वाली कहानी अलग थी। खैर अभी देखें तो 2022 में देखेंगे तो यूएस ओपन पुरुष एकल की बात करें ग्रैंड स्लैम में अल्कराज जो है गर्फिया, और महिला में देखें तो ईका जो है स्विगटेक, ये लोग जीते हैं 2022 वाला। ठीक है, यूएस ओपन। अगला था आपको क्वेश्चन कि अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पारा ओलंपिक में भारत कुल कितना, ये पारा ओलंपिक की बात थी। ठीक है, ओलंपिक से भी एक प्रश्न बचा है, क्योंकि पारा ओलंपिक में भी भारत का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, और अगर ओलंपिक के दृष्टिकोण से देखें तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ठीक रहा था। इसमें टोटल जो है 19 पदक जीता गया था। ठीक है, और इसमें काफ़ी लोगों का नाम था, उसमें देखेंगे तो भारत का स्थान भी इसमें ठीक ठाक था, 26वां स्थान था। और गोल्ड मेडल की बात किया जाए तो यहाँ पे अवनी लेखरा जो है 10 मीटर में जीती थी, सुमित जो है एंटिल भाला फेंक में, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और ये कृष्ण नागर, ये सब लोग गोल्ड मेडल वगैरह लेके आए थे। खैर अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुयामी गरीब सूचकांक के अनुसार बिहार का गरीबी आबादी का प्रतिशत बताना था। अब देखिए रिपोर्ट वगैरह क्वेश्चन बनता ही है, जैसे देखिए ये तो रिपोर्ट किसका है, गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज जो है पुअर पॉपुलेशन का कितना है, तो ये आप लोगों को टॉपिक जो है रेडी कर लेना चाहिए, और इसका सही जवाब उस समय के लिए था 51.91। ठीक है, ये बीपीएससी एओ में पूछा गया प्रश्न था। देखिए नीति आयोग के द्वारा जारी आपको बहुयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है, अभी भी बिहार ही है, और इसमें बताया गया कि 51.91% जनसंख्या क्या है, गरीब है। गरीबी सूचकांक में झारखंड दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे पे था। अगला प्रश्न देखिए, ये बिहार में जो भी डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, ये भी बीपीएससी एओ का एग्जाम है आपका। बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था, तो इस तरह का प्रश्न जो है रेडी करके बिल्कुल रखना चाहिए। थीम था इसका जल जीवन जो है हरियाली। देखिए ये प्रश्न बनने का वजह क्या रहा यहाँ पे, तो बिहार जो है अपना स्थापना 110वीं वर्षगांठ मनाया 22 मार्च 2022 को। ठीक है, और 3 दिवसीय जो है बिहार दिवस का आयोजन किया गया, वैसे में यहाँ पे प्रश्न आपको बन गया। अगला देखिए, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो कि 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वो क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी देखिए ऑप्शन इधर है यहाँ पे, तो पूछा गया है कि है क्या था। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पटना एट 7 जो है जनवरी 2022 वाज ज्वाइंटली, अभी देखिए कब का है, जनवरी 2022 का है, और ये एग्जाम भी आपको 2022 का ही है, तो वहाँ ये पूछा गया है। ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो ये था आपका पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये भी बीपीसीओ का है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी जो है प्रतिभाएं विजित रही। ठीक है, तो इसका सही आंसर था यहाँ पे 5। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा आयोजित जो है 2021 में देखिए राष्ट्रीय कला उत्सव परियोजना में बिहार राज्य के 5 जो है प्रतिभाशाली विजेता घोषित हुए। इनमें प्रभा कुमारी, रामरतन, गोपाल कुमार, ऋषभ और छोटू पासवान थे। खैर ये आउटडेटेड प्रश्न है, बट नेचर देखिए कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जाएंगे। देखिए किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ही ज्यादा जरूरी है। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया था, तब बिहार का कोई है पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, तो आपको जो है इसमें तो ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर आपका आचार्य जो है यहाँ पे चंदा जी। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है किस सेक्टर में, सामाजिक कार्य में। ठीक है, तो सामाजिक कार्य के लिए इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न था, बिहार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, ठीक है, इसे किसे सम्मानित किया गया था, तो ये धीरज को जो है सम्मानित किया गया था। ये बीपीएससी एओ का आपका प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय जो है बनाया जा रहा है, तो उस समय के लिए ये आंसर क्या था आपका, पटना था। ठीक है, शिल्प कला की बात किया जाए तो पहला शिल्प कला संग्रहालय जो है बिहार के पटना में जो है। अब ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपसे रिपीट नहीं हो सकता है फिर से पूछा जाए। ठीक है, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, लंबे समय तक, तो ये थे आपको शिंजो आबे थे,
और चूंकि इनका हत्या कर दिया गया था वैसे में चर्चा में बने हुए थे। ठीक है। जापान के जो देखेंगे तो 4 अक्टूबर 2021 से जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो जो है किशिदा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया। ठीक है। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये भी मैटर काफी जो है पेपर में चर्चा में देखने को मिला था। तो ये दो थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अभी आपको पता ही है कि ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री अभी कौन है, ऋषि जो है सुनक है। ठीक है। अगला देखिए, दूसरे जो है भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। यहाँ पे क्या पूछा गया है। ठीक है। जो नार्डिक शिखर सम्मेलन है ये भी 2022 का ही आपको प्रश्न था। ठीक है। चलिए, ऑप्शन तो सारा यहीं पे था। ये जो है डेनमार्क के द्वारा आपको किया गया था। तो देखिए, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ, इसका मेजबानी किनके द्वारा किया गया। ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखेंगे, नार्डिक देशों की बात किया जाए तो दूसरा शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ 4 मई 2022 को। नार्डिक देशों में उत्तरी यूरोप के 5 देश शामिल है। कौन कौन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड है। अगला प्रश्न था आपका, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पे दोनों देश के बीच हस्ताक्षर हुआ। अब देखिए, यहाँ पर डेट भी पूछा गया है। ठीक है, कि भारत और यूएई के बीच व्यापक जो आर्थिक भागीदारी समझौता था, इस पे किस डेट को हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। ये भी एओ का प्रश्न था। यहाँ पे इस तरह के प्रश्न भी बनाए जाते हैं, डेट से रिलेटेड कुछ फेक भी पूछे जाते हैं। 18 फरवरी 2022 की एक घटना थी। अगला प्रश्न था कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है। शिखर सम्मेलन जो है G7 की बात पूछी जा रही है। ठीक है। तो अभी भी आपको पता है कि G20 हो रहा है, बाहर भारत में उसका आयोजन हो रहा है। ठीक है। उस समय चूंकि ये चर्चा में था, तो ये जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। किस देश ने आईसीसी जो है महिला क्रिकेट विश्व कप जो है 2022 जीता। ठीक है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है जीता गया था। ठीक। तो खेल से रिलेटेड कुछ प्रश्न हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पूछा गया कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना जारी किया। अब ये सब अभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं थोड़ा सा फैक्चुअल देख रहे हैं। ठीक है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा अपनी आपदा प्रबंधन योजना कब जारी किया गया, यहाँ भी क्या पूछा गया, डेट ही पूछा गया है। अभी भी एओ का ही प्रश्न है। ये 17 मार्च 2022 की घटना थी। ठीक है। जिस दिन ये जो है जारी किया गया था। ठीक है। गिरिराज सिंह के द्वारा जो है ये जारी किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था, ये प्रश्न जो है पूछा गया था आपको। तो इंदौर में जो है किया गया था उस समय। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फिर से आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है। ये गोवर्धन वाली बात जो है, देखिए 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया था, जो एशिया का सबसे बड़ा बायो जो है गैस संयंत्र के रूप में दर्ज हुआ है। चूंकि एशिया का सबसे बड़ा है, प्रतिदिन 17 से 18 टन सीएनजी यहाँ पे उत्पादन जो है होगा। अगला था 1 मई 2022 को किसने जो है भारत के नए विदेश सचिव, अब इस तरह की नियुक्तियां वगैरह जो होती है उससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे में उस समय जो है विनय मोहन क्वात्रा थे। ठीक है। और नेपाल के जो है राजदूत पद पे आसीन विनय मोहन क्वात्रा, यही 1 मई 2020 से भारत के नए विदेश सचिव पे नियुक्त किया गया था इनको। भारत में पहला जो है कागज रहित उच्च न्यायालय कौन था इसमें। ठीक है। तो ये केरल जो है हाई कोर्ट आपका रहा, कागज रहित यानी पूरी रूप से जो है डिजिटल जो है काम करने वाला। ठीक है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2025 पहल किस पे केंद्रित था। तो ये मलेरिया उन्मूलन पे था। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर कोई पहल करता है तो उससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के चांसेज हैं। ठीक है। WHO के द्वारा देखिए 2025 तक क्या किया गया है, मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 25 ऐसे देश को पहचान किया गया है जिनमें मलेरिया समाप्त करने की क्षमता है। WHO द्वारा इस लक्ष्य को E2025 पहल का नाम दिया गया। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। 2022 में थीम क्या था इसका, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए, जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम जो है होशियारी पे आधारित
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। तकनीक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में जो है विकसित किया गया? ये बीपीएससी जो हेडमास्टर 2020 का प्रश्न है, ठीक है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर, अब मीटर की बात पूछी गई थी, ये जो है 87.58 मीटर जो इनके द्वारा। तो यहाँ पे आप एक नेचर देख सकते हैं बिहार जो है बीपीएससी का, ठीक है, सारा हम बीपीएससी का कवर कर रहे हैं, बीपीएससी जो भी एग्जाम लेता है। नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी जो है यहाँ पे किया गया, पूछा गया है, ठीक है। बाली है, आपको रियाद है, रोम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है उस समय वर्चुअल तरीके से जो है G20 2023 तो आपको पता ही है, वो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। G20 2023 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। 2024 में इसका अध्यक्षता कौन करेगा? G20 का ब्राजील करेगा, ठीक है, इतना याद रखेंगे। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मार गए थे? ये बहुत ही चर्चा में था, जापान था। यदि 67 बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था इसमें प्रश्न पूछा गया था। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा जो है की गई? तो ये आपको पता ही होगा कि उस समय अब्दुल्ला शाहिद थे, तो अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा ही ये की गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपके काम का नॉलेज हो सकता है। उस समय 76वां सत्र था ये। अभी यूएनओ का महासभा का क्या है? ये 77वां सत्र है, ठीक है। कौन सा है? यहाँ पे 77वां सत्र है। और हंगरी के अभी राजनयिक जो है सीसाबा क्रोस की नियुक्ति किया गया है। यूएन महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसीसी। तो यूएन के लिए 2023-24 के लिए कौन है? डेनिस फ्रांसिस, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जहां काम का चीज़ होगा हम बता ही देंगे। भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत जो है लोगों को जो है लाया गया? तो ये सब जो है थोड़ा चर्चा में तो रहता ही है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन रक्षा का मैत्री है, विजय है, गंगा है, ठीक है। तो आप लोग ये सब प्रश्न जो है देख के जो है इसके नेचर को समझ सकते हैं। ऑपरेशन ये आपका गंगा था। हाल ही में चीन ने जो है संकेतक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पे अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करने के लिए एक विवादित क्षेत्र है। ये वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित था? ये पूछा गया था। तो ये जो है आपको भूटान में स्थित था। अगला देखिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जो है चुना गया? ये पूछा गया है। तो ये जो है G20 2023 के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाता है आपको? दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली या दिल्ली जो भी है। पहले इसमें जो है आपको जम्मू कश्मीर रखा गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे चेंज कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 61। तो देखिए यहाँ पे हम बस नेचर दिखाने का प्रश्न आपको कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है प्रश्न का नेचर क्या है। देखिए पूछा गया था 67 में कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया था, ठीक है। इसको चलिए हम जूम कर लेते हैं। देखिए पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकती है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव के रूप में वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो इसमें पूछा गया था कि बताइए कौन सा इसमें सही है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी आजकल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर था 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। ये बीपीएससी का जो 67 का री एग्जाम था वहाँ ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी अब इस नेचर के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार जो है एफएटीए पर हस्ताक्षर किया था? ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो था आपका इजराइल था, ठीक है। ये भी री एग्जाम का था 67 का। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? पूर्ण जो है टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान लेके आया गया था? तो हर घर 10 तक अभियान 2.0 था आपका। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। तो ये जो है नियोजन जो नियुक्तियां वगैरह होती है वहां से भी प्रश्न बनता है। देखिए ओवरऑल हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं इसका कि बीपीएससी जो है प्रश्न बना कहाँ से रहा है। तो इसका जो है सही आंसर आप सभी को पता है, एकनाथ शिंदे बने थे काफी उथल पुथल के बाद, ठीक है। भारत का 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर तिरंगा अभियान का जो है शुरुआत किया? हर तिरंगा अभियान ये किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो है ये अभियान था, ठीक है। और कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा गया था कि केंद्र ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है नई शिक्षा नीति जो लेके आई गई थी, तो ये उत्तराखंड जो है इसको शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न था कि निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की थी? तो ऐसे प्रश्न तो बीपीएससी में खूब सारे जो है आपको पूछे गए हैं। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जो अगर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। अगला देखें, अपने उपन्यास
टर्म ऑफ सेंड के लिए जो है बुकर जो है पुरस्कार जो है किनको दिया गया था, तो ये भी काफी आसान सा प्रश्न है। गीतांजलि जो है श्री को दिया गया था, काफी ये चर्चा में रही थी। तो पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, खेल से रिलेटेड कुछ बातें हो गई, ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए। बिहार के किस से जो है 2022 में दादा साहब फाल्के टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो थे आपको यहाँ पे दीप जो है श्रेष्ठ थे। ठीक है, नेक्स्ट था कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर उस समय पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है, 67 बीपीएससी में 2021 में पूछा गया है, तो उस समय में यहाँ पे 2021-22 का आपको डाटा पूछा गया। अभी आपको कौन सा डाटा प्रिपेयर करना होगा, 2022-23 का। ठीक है, बजट जो है 2023-24 का, तो इसका आंसर 15.3। ठीक है, देखिए 2011 में 11.3 था, जो बढ़ के 15। अच्छा, यही प्रश्न जो है 68 में भी पूछा गया है, यही 68 में भी सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जो है शहरीकरण कितना से बढ़कर कितना हो गया। ठीक है, ऑप्शन में वहां पे था 11.3 से लेके 15.3 तक। तो देखिए बीपीएससी कुछ प्रश्न को रिपीट भी करता है। ठीक है, वैसे में हम ये प्रश्न जो है यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है। ठीक है, कौन हुए थे, तो उस समय जो है मनोज तिवारी थे आपको खादी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अभी जो है मैथिली ठाकुर हैं। ठीक है, बिहार में अगर अभी खादी की बात की जाए तो। आगे देखिए सीता माता की जो है विश्व की सबसे लंबी जो है मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में जो है किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सीतामढ़ी की बात थी, 251 मीटर मूर्ति। ठीक है, 400 करोड़ की लागत से जो है ये आपको योजना कार्यान्वयन है। बिहार में ऋतिक आनंद ने ब्राजील में जो आयोजित 24वें जो है समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक। अब देखिए बिहार से रिलेटेड कोई व्यक्ति होता है और किसी गेम में अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे मान लीजिए स्वर्ण रजत कांस्य कुछ भी लेके आता है, तो ऐसे में जो है उसको आपको पढ़ ही लेना होगा। और ये इसमें स्वर्ण पदक लेके उसमें आए थे। अगला देखिए, निम्न में से किसमें बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया। ठीक है, गिद्ध संरक्षण योजना जो है ये आपको कांवर लेक बर्ड सेंचुरी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए ये प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था, किस में बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना जो शुरू किया गया था, तो ये आपको बिहार का जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा ये आपको शुरू किया गया था। अगला देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न था आपका 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेट करके पूछा गया था। इसमें टोटल जो है 60 से 78 थे। अब इसको काउंट भी आप कर सकते थे। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं निर्वाचित, तो राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य 233 हो गए आपको। ठीक है, 12 तो इसमें मनोनीत होते हैं। ठीक है, और फिर 543 निर्वाचित सदस्य हो गए यहाँ पे। आप सबको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे 778 था। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में पूछा गया। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 788 आ जाएंगे। लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में जो है आंसर आपका 788 बन जाता। निम्न में से कौन से भारत के बजट 22-23 के लिए प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए बजट का एक प्राथमिकता होता है, जैसे कुछ गोल बनाया जाता है जिसपे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उसमें पूछा गया था कि कौन शामिल नहीं था। उस समय देखे तो गति शक्ति तो था, आपका समावेशी विकास भी था, उत्पादन संवर्धन वाली बात थी, विनिवेश वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत के जो है टैक्स जीडीपी अनुपात। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। टैक्स अपन जो है जीडीपी अनुपात जो है आपसे पूछा गया था। अब ये प्रश्न अच्छा था, एक इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है। जीडीपी सब लोग याद करके रखते हैं, लेकिन टैक्स अपन जीडीपी रेशियो जो है ये भारत का देखेंगे तो ये 11.7 तक रहा था। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 से प्रश्न पूछा गया है कि गलत कथन इसमें पहचानिए। तो 21-22 का डाटा है, तो इसको पढ़ने की जरूरत खैर है नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन का नेचर हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार का जीएसडीपी का क्या अनुमान। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर क्या पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा के पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर था 3.47 था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये 22-23 की बात है, 3 और अभी जो है 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% लक्ष्य रखा गया है कि 2023 से उसमें क्या करेंगे, 3% तक रखेंगे। हो सकता है प्रश्न बनाया जाए, बिहार में एनडीए की सत्ता दल में कौन हिस्सेदार जो है नहीं था, चूंकि 2022 का प्रश्न था उस समय। तो हम जेडीयू बीजेपी, तो यहाँ पे आरजेडी जो है हिस्सेदार नहीं होगा। ठीक है, खैर अभी फिर से जो है ये कहानी बदल चुका है और फिर से अभी देखेंगे तो 10 अगस्त 2022 से क्या है आपको, तो आरजेडी जेडीयू
ये संयुक्त रूप से नया गठबंधन बनाए हैं, ठीक है। तब ये जो है एनडीए का सरकार बदल गया है, खैर मुख्यमंत्री वही रहे हैं, बट ये जो है गठबंधन अलग हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी जो है उप मुख्यमंत्री बने। इन भारत में बिहार के जीडीपी रैंक प्रति व्यक्ति पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 33वां था, 21-22 का था कि बिहार के प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंक पूछा गया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न जो है पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इनमें से किसके नेतृत्व की अध्यक्षता में आयोजित की गई, ये पूछा गया था, ठीक है। सी जिनपिंग थे। ये 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात थी, ठीक है। देखिए ब्रिक्स सम्मेलन का विषय उस समय का रखा गया था आपको उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। ब्रिक्स दुनिया को उभरती अर्थव्यवस्था का क्या है, एक संगठन है। जैसे ब्रिक्स में कौन कौन है, इसके नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। तो ब्रिक्स में अगर देखेंगे आप तो ब्राजील हो गया, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के सब एक क्या है, समूह है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति देखिए, नियुक्ति से प्रश्न आपको पूछी जाती है, ठीक है। बीपीएससी जो है एएसडब्ल्यू ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया है, तो उस समय के लिए ये पेट्रो जो आंसर था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार का क्या किया है, यहाँ पे जो है ये आपसे पूछा गया था। तो जो वर्ल्ड में कुछ फेमस घटनाएं होती है वो भी आपसे पूछा जाता। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है गर्भपात अधिकार पे प्रतिबंध लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। G7 समिट कहाँ शेड्यूल वगैरह किया गया है, पूछा गया जर्मनी में, जो कि 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। G7 में जो है सदस्य की अगर बात करें तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। G7 में सदस्य के कितने हैं, G7 का आयोजन देखिए, G7 का गठन कब किया गया था, G7 1975 में आपका बना था, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 26-28 जून 2022 के मध्य देखेंगे तो G7 का ये 48वां सम्मेलन था, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि सवेरो दोनेत्स्क शहर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आपको पूर्वी मोर्चा में ये जो आपको प्रश्न यहाँ पे बनाया गया था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विधान अमेरिका संसद में हाल ही में पारित हुआ था, तो ये जो है बंदूक सुरक्षा विधान, ठीक है। बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम का प्रश्न है, तो थोड़ा नेचर उसका उस तरह का दिख रहा है यहाँ पे प्रश्न का। सीरीन अबू जो है औलेक कौन है जो 11 मई 2022 को मारी गई। तो जो भी चर्चा वगैरह में होंगे वो प्रश्न बनेगा। जैसे जल्द ही नीति आयोग का नया मुख्य अधिकारी जो है कौन बन गया, ठीक है। तो नीति आयोग का आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल का जो भी अपडेशन है हम लोग आगे चल के देखेंगे नियुक्ति से संबंधित। यहाँ पे नीति आयोग के जो है पूर्व सीईओ अमिताभ कांत 30 जून 2022 तक सेवानिवृत्त हो गए थे। वर्तमान में देखेंगे तो नीति आयोग में कौन हो जाएंगे आपको, तो वी जो है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, यही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया है अग्निपथ योजना में सही जो है पात्रता मापदंड क्या था उसके लिए, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है आपको 12th पास, नौसेना के लिए 12वीं केवल पुरुषों के लिए योजना था, थल सेना के लिए 8वीं। तो देखिए ऐसा कुछ था नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क जो है कर दिया गया है, ठीक है। थिएटर अभिनेता वीवी खालिद का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से था, मलयालम से था, ठीक है। अब देखिए किसी का निधन होता है या कोई चर्चा में होता है तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है, इनका उस समय निधन हुआ था, तो जो भी फेमस व्यक्तित्व है व्यक्ति हैं उनका निधन होता है तो उससे प्रश्न आपको बनता है। जैसे अग्निवीरों का प्रथम समूह अपना सेवा जो है कब शुरू करेगी, खूब चर्चा हुआ था इसका, ठीक है। तो ये 23 से 24 जून की बात थी। चुनाव आयोग 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता जो है राजनीतिक पार्टी को जो है समाप्त करेगी, तो ये सब प्रश्न बनाया जाता है। जैसे कब तक भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता समाप्त होने की बात कही गई है, ये सब जो है आपको बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम का प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको प्रश्न थे, और एक हम नेचर दिखाने का आपको प्रश्न का कोशिश किए कि किस किस नेचर के जो है प्रश्न, लगभग जो यहाँ पे 100 प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पे टारगेट किया और देखे इसको। कॉमनवेल्थ गेम हेतु देखे, जैसे एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। सीनियर जो है पुरुष हॉकी दल में कौन कप्तान की भूमिका जो है निभाएगा, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। मनप्रीत सिंह यहाँ आंसर बन जाता है आपका। यहाँ पूछा गया था कि एरिक्सन के अनुसार 2027 तक भारत में 5G की सदस्यता कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है, 39%। तो रिपोर्ट वगैरह भी आप लोग देखते रहेंगे। कब तक भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता समाप्त होने की जो उम्मीद है, तो ये जो है अब क्रिसमस तक, दीपावली तक, उस समय के लिए थी, तो यहाँ पे जो दीपावली तक सही आंसर माना गया था, ठीक है। तो मिला जुला के बात किया जाए तो यहाँ पे कुल आपको जो है 100 प्रश्न थे जहाँ हम लोग एनालिसिस देखें। तो अच्छा, एनालिसिस देखने के बाद जो है अगले पार्ट में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में। जैसे देखिए अब सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे, अभी देखिए मोटा मोटा अगर देखेंगे तो जैसे चर्चित व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है टॉपिक मैं एक बार आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए
और मैगजीन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम से देख रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं चर्चा किया था। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो ये लगभग हम बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न और नेचर समझने का प्रयास किए कि आखिर कैसे प्रश्न बना रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। आपका रेंज जो है करंट अफेयर पढ़ने का क्या दायरा रखना चाहिए, देखिए चर्चित स्थल हम लोग देखेंगे, चर्चित व्यक्तित्व देखेंगे, सम्मेलन समारोह महोत्सव हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार सम्मान हुआ, आपका आर्थिक परिदृश्य हुआ, बजट हुआ, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण ही है, योजना परियोजना हुआ, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनाया गया था, सूचकांक हो गया, विज्ञान पर्यावरण से एक आध प्रश्न देखने को मिला था, ए पोर्टल से भी प्रश्न हम लोग देखे थे। ठीक है, युवा 2.0 हम लोग देखे थे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आपको, प्रसिद्ध पुस्तक की बात हो गई, अभियान वगैरह हो गया, खेल हो गया, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि सारा टॉपिक जो है अगले में जो है आपको, लेक्चर भले थोड़ा लंबा हो, कोशिश करेंगे कि सारा कुछ निपटा दें। ठीक है, चलिए, तो बाकी आप लोग अगर इस लेक्चर को पसंद करते हैं और इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक एनालिसिस था कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनाए जा रहे हैं और करंट अफेयर कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी मैगजीन पढ़े कि आपसे करंट अफेयर जो है कोई ना छूटे, इसके ऊपर आगे चल के चर्चा होगी। चलिए, अभी जो भी आप मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।